61 एक दृष्टि का पीछा करना। सिल्विया 50 के दशक के उस व्यक्ति ने सुबह कहा। उसकी निराशा स्पष्ट थी। हमने आपका समर्थन करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, आपको एक प्रतिष्ठित में स्वीकार किए जाने में मदद करने से लेकर विश्वविद्यालय से 22 वर्ष की आयु में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करना। लेकिन आप अपने इस मूर्खतापूर्ण प्रयास पर क्यों जोर दे रहे हैं, जो आपको केवल पिछड़ा छोड़ देगा और जिसका कोई भविष्य नहीं है? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में निराशा थी। सिल्विया मोरिन, एक युवा प्रतिभाशाली, ने अपनी उम्र के हिसाब से कुछ उल्लेखनीय हासिल किया था। सिर्फ 22 वर्ष की आयु में वास्तुकला और प्रबंधन में मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसे बहुत कम लोग कभी हासिल करने की उम्मीद कर सकते हैं। उस सुबह सिल्विया ने अनिच्छा से अपना नाश्ता खाया क्योंकि उसके माता पिता उसे व्याख्यान देते रहे और उसे अपनी इच्छानुसार करने का निर्देश देने का प्रयास करते रहे। आपको अपने स्नातक स्तर पर बहुत खराब अंक मिले क्योंकि आपका अंतिम प्रोजेक्ट निरर्थक था, और अब आप अपनी नौकरी छोड़कर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर तुम इस तरह के मूर्खतापूर्ण फैसले लेते रहे तो हम अपना कर्ज कैसे चुकाएंगे? सिल्विया के पिता सिल्विया को जवाब देने का मौका दिए बिना शिकायत करते रहे। सिल्विया ने गहरी सांस ली, जल्दी से अपना बड़ा टोस्ट निगल लिया और मिनरल वाटर पी लिया। फिर वह खड़ी हो गई। उसने बगल की सीट पर रखा बैग उठाया। नाश्ते के लिए धन्यवाद माँ, उसने कहा, अपने माता पिता की झिड़कियों की परवाह किए बिना घर से बाहर निकल गई। अलविदा माँ, पिताजी, उसने जाते समय पुकारा। सिल्विया के पिता ने खाने की मेज पर अपना हाथ पटक दिया। उनके चेहरे पर गुस्सा था। हम जल्द ही सड़कों पर रहने लगेंगे, उन्होंने गुर्राते हुए कहा, या मुझे अपना सारा अन्न बेचना पड़ सकता है ताकि हम अपना कर्ज चुका सकें, और शायद ये कर्ज चुकाने के लिए भी पर्याप्त न हो, उन्होंने निराशा में कहा। उसकी मां ने धीरे से उसके पति की पीठ थपथपाई। चलो सिल्विया को एक मौका देते हैं, उसने शांति से कहा। वह पढ़ाई कर रही है इस पूरे समय में, और हमने उससे जो भी कहा उसने वह सब किया है। मुझे लगता है कि यह उसका असंतोष व्यक्त करने का तरीका है। निश्चित रूप से वह जो चाहती है उसे करने के लिए 1 साल का समय पाने की हकदार है। सिल्विया के पिता ने आह भरी, अभी भी आश्वस्त नहीं थे। लेकिन अब क्यों? उन्होंने बड़बड़ाया। सिल्विया उस सुबह शहर के बीचों बीच स्थित कार्यालय परिसर में अपने छोटे से खुले कार्यालय में बैठी थी। साउथ लेक। वह बहुत जल्दी आती थी और देर से जाती थी। वह ये सब इसलिए करती थी ताकि वह अपने लंबे समय से देखे गए पागलपन भरे सपने को हकीकत बना सके। सिल्विया ने खुद ही एक बड़ी कंपनी को छोड़ दिया था जिसमें उसे बहुत ज़्यादा वेतन मिलता था, और उसने अपना खुद का आर्किटेक्चर व्यवसाय खोला था। सिर्फ 3 कर्मचारियों के साथ वह छोटे छोटे क्लाइंट्स को लेकर, उनकी तनख्वाह देने के लिए आय का इस्तेमाल करके और अपने सपनों के प्रोजेक्ट के लिए बचत करके अपना खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रही थी। सिल्विया अपनी डेस्क पर बैठी थी। उसके भूरे बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। उसके चिकने और सुंदर चेहरे पर एक चश्मा लगा हुआ था। उसने ग्रे स्कर्ट के साथ एक सफ़ेद एग्जीक्यूटिव सूट पहना हुआ था। लैपटॉप को देखते हुए उसका चेहरा गंभीर था। क्या? उसने कहा। उन्होंने अनुबंध तोड़ा। वह स्पष्ट रूप से हैरान थी। उसका चेहरा अचानक सदमे से चिड़चिड़ाहट में बदल गया। सिल्विया ने अपना हाथ टेबल पर पटका और उसकी कुर्सी थोड़ी पीछे खिसक गई क्योंकि उसने अपना शरीर पीछे की ओर फेंका। बिल्कुल परेशान करने वाला, उसने गुर्राहट के साथ कहा। सिल्विया ने अपना चेहरा अपनी हथेलियों में रख लिया, अपनी कोहनी को टेबल पर टिकाए हुए। नहीं, वह हताश होकर बुदबुदाए। ऐसा लग रहा था मानो हर दुर्भाग्य उसके खिलाफ साजिश कर रहा हो, जैसे कोई भी, यहाँ तक कि उसका भाग्य भी उसकी योजनाओं का समर्थन नहीं कर रहा हो। ये बहुत निराशाजनक है, उसने कहा। 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद अपने सबसे होनहार ग्राहकों में से एक के साथ अनुबंध के अचानक रद्द होने से उस पर बहुत बुरा असर पड़ा। सिल्विया के लगातार दुर्भाग्य के बारे में कुछ मिनट तक सोचने के बाद उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर उसने पाया कि उसके छोटे व्यवसाय से 2 महिला और 1 पुरुष कर्मचारी अंदर आए थे। वे तीनों सिल्विया की डेस्क के पास पहुंचे, तनाव भरे भावों के साथ सीधे खड़े थे। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे क्या हुआ? आप लोग आमतौर पर इतनी जल्दी नहीं आते। सिल्विया के सामने एक आदमी ने एक सफ़ेद लिफाफा फेंका। बोलते समय उसका चेहरा भावहीन था। सिल्विया, आज से मैं इस महत्वहीन कंपनी से इस्तीफा दे रहा हूं, उसने कहा। उसकी आवाज़ ठंडी और अलग थी। आप बहुत आदर्शवादी हैं और आपने हमारे भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा। आप अनुचित लक्ष्यों के लिए प्रयास कर रहे हैं और आप उन व्यावसायिक प्रस्तावों को भी स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर रहे हैं जो हमें तुरंत महान बना सकते हैं, उन्होंने आगे कहा। अपने कर्मचारियों के इस्तीफे सुनने के बाद सिल्विया चुप रही। उसने पहले बड़े व्यवसायियों से संभावित व्यावसायिक प्रस्तावों पर चर्चा की थी जो केवल उससे संपर्क करने का इरादा रखते थे, वास्तव में उनकी कंपनी के साथ व्यावसायिक साझेदारी नहीं करना चाहते थे। सिल्विया ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, लेकिन आप जानते हैं कि मैंने प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया, है ना? मुझे कारण की परवाह नहीं है, उसने सरलता से उत्तर दिया। फिर दूसरी महिला ने मेज पर एक सफ़ेद लिफाफा फेंका। सिल्विया, मैं भी अब यहाँ काम नहीं करना चाहती।
मैं काम का बोझ नहीं संभाल सकती और तुम्हें बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के इतनी लगन से काम करते हुए देखकर मुझे बुरा लगता है। तुम्हारे छोटे से सपने के लिए शुभकामनाएं। और आखिरी महिला ने कहा, मैं भी, आज यहाँ काम करने का मेरा आखिरी दिन होगा। सिल्विया ने गहरी सांस ली। तीनों कर्मचारियों के त्यागपत्र पर हस्ताक्षर करते समय उसका हाथ कांप रहा था। कुछ मिनटों के बाद वह अपने कार्यालय में अकेली रह गई। सिल्विया ने मेज पर जोर से प्रहार किया और खुद को कुर्सी पर वापस फेंक दिया। कमरे में फर्श पर पैरों की चरमराहट गूंज रही थी। मुझे इससे नफरत है, उसने कसम खाए। जाओ सब लोग, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर वह जोर से चिल्लाए, उसकी आवाज़ खाली जगह में गूंज रही थी। मैं ये सब खुद ही करूंगी, उसने निराशा में चिल्लाया। उसकी आवाज़ लगातार बढ़ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने आप को वापस पाने के लिए एक पल लिया। कुछ समय बाद उसने उन्हें फिर से खोला और कुछ दिनों में आयोजित होने वाली वार्षिक उद्यमी प्रतियोगिता बिजनेस टेकओवर के आगामी सत्र के बारे में जानकारी के लिए इंटरनेट पर खोज शुरू कर दी। वह प्रतिभागियों में से एक बनने के लिए साइन अप कर चुकी थी और अपने व्यवसाय मॉडल को पेश करने के लिए उत्सुक थी। मुझे पता था कि मेरा विचार बड़ा था और मुझे इसे वास्तविकता में बदलने के लिए सही व्यक्ति को खोजने की ज़रूरत थी, उसने आत्मविश्वास से कहा। उसका उत्साह स्पष्ट था। सिल्विया को उम्मीद थी कि उसका व्यवसाय मॉडल निवेशकों को आकर्षित करेगा और इसे पूरा करने के लिए वित्तीय साधनों के साथ वह आखिरकार अपने सपने को वास्तविकता में बदलने में सक्षम होगी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि परियोजना में उसका हिस्सा कितना छोटा है। वह इसे जमीन पर उतारने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, जब तक कि यह व्यवहार्य था। चलो सिल्विया, तुम मजबूत हो, तुम महान हो, तुम ये कर सकती हो। वह खड़ी हो गई, उसका उत्साह फिर से जाग उठा। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, अजय आर्थर गार्डनर, अध्याय 62, अवांछित वारिस गुना, विशेष ऑफर के साथ नोवेल बिन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbin.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें। अजय आर्थर गार्डनर, C62, अवांछित वारिस, अध्याय 62, अवांछित वारिस। माँ को, आपने हमें ऐसी जगह क्यों आमंत्रित किया? आर्थर हमारे परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्या आपने उसे ब्राउन कंपनी से बाहर नहीं निकाला? वह बेवकूफ़ और घिनौना लड़का आपको इतनी पिटाई कैसे दे सकता है? नीला सूट पहने एक मोटा आदमी, जो 50 के दशक में दिख रहा है, ऑटो रेसिंग ट्रैक पर एक सीट पर बैठे हुए स्टेडियम में। उसके बगल में एक महिला बैठी थी जो उससे कई साल छोटी थी। वह भी 2 वेटरों के साथ बैठी थी जिन्होंने ठंडी हवा से बचने के लिए अपने छाते उठाए थे। डैडी, मम्मी, आप देखिए, मैं आज आर्थर को और भी ज़्यादा अपमानित करने जा रहा हूँ। मैंने उसे कार रेस के लिए चुनौती दी थी और उसे पता भी नहीं था कि मैंने अपनी मदद के लिए 2 पेशेवर रेसर रखे हैं। हा 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 हा, माको ने गर्व और आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ उत्तर दिया, ये दिखाते हुए कि वह उस दिन आर्थर के साथ क्या करने जा रहा था। एडम और कोरा हेस्टर माको हेस्टर के माता पिता थे। एडम आर्थर के पिता का छोटा भाई भी था, जिसे परिवार ने त्याग दिया था। एडम को डर था कि आर्थर को भविष्य में भी विरासत मिल सकती है, इसलिए उसने आर्थर पर दबाव बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार हर संभव कोशिश की कि वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में असमर्थ रहे। आर्थर के दादा ब्रैंडन हेस्टर परिवार में सबसे धनी व्यक्ति थे। जब से उन्होंने आर्थर के पिता को एक औसत दर्जे की महिला से शादी करने के लिए छोड़ दिया था, तब से यह पछतावा ब्रैंडन के दिल पर भारी पड़ रहा था। अब जब ब्रैंडन बूढ़ा हो रहा था और इस दुनिया से जाने वाला था, तो एडम चुप नहीं रहेगा अगर कुछ ऐसा हो जो आर्थर की स्थिति को बेहतर बना सके। एडम तब खड़ा हुआ, उसका मोटा शरीर जलन से तनावग्रस्त था। क्या ये सच है कि आपने जो कहा कि आर्थर की वजह से आपने कुछ हफ्ते पहले अपना पैसा बर्बाद किया था? उसने गुस्से से पूछा। टस, उसने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। तुमने जो कहा वह पूरी तरह से मजाक है, माँ को। आर्थर जैसा कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ पैसे की शर्त कैसे लगा सकता है? क्या तुम सच में सोचते हो कि उसने लॉटरी जीती है और रातों रात अमीर बन गया है? मुझे यकीन है कि वह तुम्हारी स्थिति का फायदा उठाने के लिए सिर्फ खेल खेल रहा है, उसने तिरस्कारपूर्वक कहा। पिताजी, चिंता मत करो, माको ने तीखी नज़र और हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं आज आर्थर को शर्त लगाने की चुनौती दूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि वह इस कार रेस के बाद फिर से सड़क पर आ जाए। साथ ही मैं उस खूबसूरत लड़की को भी हथिया लूंगा जिसके साथ वह उस समय था। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने अभी अभी एक लड़की को गर्भवती किया है? एडम ने उत्सुकता से पूछा। उसका नाम क्या है? आर्थर की पूर्व मंगेतर। वह लड़की कहाँ चली गई? वह कुतिया, उसे सिर्फ मेरा पैसा चाहिए था, माको ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे दिए और खुशी खुशी उसे छोड़ दिया। हा हा हा, कम से कम वह पैसा उसके गर्भपात के लिए काफ़ी था। इसके अलावा मैं सिर्फ इतना चाहता था कि वह आर्थर को नाराज़ करे और मुझे थोड़ी सांत्वना दे क्योंकि वह बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन वह मुझे बहुत जल्दी बोर कर देती है। फिर उसने आर्थर के साथ आए एक लड़की को याद करते हुए कहा, एडना, मैं वास्तव में यही चाहता था।
उसकी सुंदरता ऐसी थी कि उसकी तुलना लिंडा से भी नहीं की जा सकती थी। तुम्हें सावधान रहना चाहिए, माको, कोरा, माको की माँ ने फिर कहा। तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि लड़की गर्भ गिरा दे, कहीं ऐसा न हो कि वह गर्भावस्था का बहाना बनाकर हमारा खजाना मांग ले। साथ ही, क्या तुम वाकई इतने मूर्ख हो कि किसी लड़की को गर्भवती कर दो? कम से कम सावधानी से काम लो और अपना बीज केवल उस सबसे अच्छी लड़की को दो जो हमारे परिवार को और अमीर बनाएगी। कभी भी किसी गरीब लड़की को उम्मीद मत दो। हम नहीं चाहते कि हेस्टर का परिवार सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाए क्योंकि तुमने गलत साथी चुना है। अगर मैं एडना को पा सकता हूँ, माको ने खुद से सोचा, तो मैं उसका इस्तेमाल और भी ज्यादा दौलत कमाने के लिए कर सकता हूँ। उसके पास इतने बेहतरीन चेहरे हैं कि मैं उसे सुपरमॉडल या सेलिब्रिटी बना सकता हूँ। एक बार जब वह एक उच्च पद प्राप्त कर लेगी तो मैं गर्व से उसे अपनी पत्नी बना सकूंगा और वह हेस्टर परिवार की मुख्य उत्तराधिकारी बनने के लिए सही व्यक्ति होगी। माको के शब्दों को सुनकर एडम थोड़ा संदिग्ध लग रहा था। उस बदचलन आर्थ के पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि वह एडना जैसी खूबसूरत लड़की को आकर्षित कर सकता है? क्या वह सिर्फ अपनी संपत्ति का दिखावा करने की कोशिश कर रहा है? चलो जल्दी से यह शर्त खत्म कर देते हैं ताकि आर्थ को रसातल में ले जाया जा सके और वह फिर से हमारे परिवार के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा, उसने अधीरता से कहा। माको ने कुछ और मिनट इंतजार किया। आर्थ के न आने से वह और भी ज्यादा नाराज हो गया। टस्क, उसने झुंझलाहट में अपना सिर हिलाते हुए कहा। क्या वह डर गया और मेरी चुनौती से भाग गया? उस समय सर्किट के प्रवेश द्वार से कई कारों को धीरे धीरे अंदर आते देखा जा सकता था और लाइन के सामने वाली कार एक ऐसी कार थी जिसे माको ने सीमित संस्करण मॉडल के रूप में पहचाना जो शहर में एकमात्र थी। वे कौन हैं? एडम तब दंग रह गया जब उसने चारों कारों को आते देखा, जिनमें से प्रत्येक सीमित संस्करण की थी। इसके अलावा वह सामने की कार को देखकर आश्चर्यचकित था। बुगाटी ला वॉचर परफेक्ट, दुनिया भर में बनी 5 में से एक। क्या वे आपके दोस्त हैं माको? क्या आपने इस सर्किट में किसी अन्य अमीर व्यक्ति को आमंत्रित किया है? मुझे पता है कि जो कोई उस कार को खरीद सकता है वह निश्चित रूप से कोई भी नहीं है। मालिक साउथलेक के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक होना चाहिए या संभवतः अंडरवर्ल्ड के नेताओं में से एक। जैसे ही लग्जरी कार माको के पास रुकी, ड्राइवर के दरवाजे से कोई बाहर निकला, आर्थ। फिर वह यात्री की तरफ गया और दरवाज़ा खोला। एक युवा गोरी लड़की एडना को कार से बाहर निकालने में मदद की। फिर एडना को अपने बगल में लिए उसके हाथ को अपने बाएं हाथ में पकड़े हुए आर्थ माको की ओर चला गया। देर से आने के लिए मुझे माफ़ करें, मी माको, उसने एक सपाट स्वर में कहा। मुझे आशा है कि आज मेरी कार रेस में भाग लेने के लिए आपकी इच्छा खत्म नहीं हुई होगी। क्या कमीना है? एडम ने गुस्से में कहा। उसका चेहरा गुस्से में विकृत हो गया क्योंकि उसने आर्थ को घूरा। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे नकली धन के रूप में धोखा खा जाऊंगा, तुम मूर्ख बदमाश? आर्थ हकलाया। एडम के अचानक अप्रत्याशित विस्फोट से चौंक गया। उसने जल्दी से खुद को संभाला और माफ़ी मांगी। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे एहसास नहीं हुआ कि यह तुम हो, मी एडम हेस्टर। आज तुमसे मिलकर खुशी हुई। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप, दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, अजय आर्थ गार्डनर। अध्याय 63 दौड़ जारी है। गुना विशेष ऑफर के साथ नोवेलबन स्टोर का स्वागत करें। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbun.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें। अजय आर्थ गार्डनर सी 63 दौड़ जारी है। अध्याय 63 दौड़ जारी है। तुम बस एक गरीब लड़के हो जो सड़कों पर रहने के लायक हो, एडम ने गुस्से में आर्थ से कहा, व्यंग्यात्मक ढंग से उपहास करते हुए। क्या तुमने इस लग्जरी कार को किराए पर लेने के लिए अपने अंग बेच दिए? क्या तुम हमारे सामने अमीर दिखने के लिए मरने को तैयार हो? हाँ, एडम ने पूछा। उसका गुस्सा अचानक भड़क गया। क्या तुम मेरे बेटे माको को कार रेस में चुनौती देना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो? और क्या तुम्हारे पास शर्त लगाने के लिए पर्याप्त पैसे हैं? एडम सिर्फ आर्थ को उसके बेटे के कठोर व्यवहार के कारण पीड़ित देखना चाहता था, लेकिन उसका गुस्सा अचानक बढ़ गया जब वह कमीना एक शानदार लग्जरी कार में एक बेहद खूबसूरत युवा लड़की के साथ आया। अंदर ही अंदर एडम चाहता था कि वह भी माको जितना युवा होता ताकि वह भी उस लड़की का ध्यान अपनी ओर खींच सके। उसे मानना पड़ा, वह वाकई मंत्रमुग्ध करने वाली थी। वह बहुत बढ़िया है, उसने खुद से कहा। माको ने अपनी चिढ़ अभिव्यक्ति प्रदर्शित करते हुए आर्थ की ओर कदम बढ़ाया। अरे आर्थ, उसने मजाक उड़ाया, मुझे बहुत आश्चर्य है कि आज तुम यहाँ अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत कर पाए। मुझे यकीन था कि तुम अपने कामों के परिणामों से बच नहीं सकते। यह महसूस करने के बाद तुम यहाँ आने में बहुत शर्मिंदा होगे। क्या तुम अपनी सारी दौलत छोड़कर मेरे सामने झुकने के लिए तैयार हो? और मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहने वाली प्यारी महिला को तुमसे दूर ले जाऊंगा। मैं ये सुनिश्चित करने जा रहा हूँ कि मुझे मात देने की हिम्मत करने के कारण तुम्हारा जीवन दुखी हो।
आथा मुस्कुराया और शांति से उत्तर दिया, मुझे सम्मानित महसूस हो रहा है कि श्री एडम और श्रीमती कोरा मुझे उनके बेटे को उसके द्वारा रखी गई चुनौती में पराजित करते हुए देखने के लिए मौजूद होंगे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम वाकई अपमान का जोखिम उठाने को तैयार हो? आथा माको ने उस दिन चुनौती जीतने के लिए अपनी रणनीति की सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी। उसने शहर के 2 सबसे अनुभवी रेस कार ड्राइवरों को बहुत ज्यादा कीमत पर काम पर रखा था। इसके अलावा उसने ये भी सुनिश्चित किया था कि कोई भी 3 से 10 रैंक वाले अन्य ड्राइवरों को आथा द्वारा काम पर रखा जा सकता था। हालांकि उसे इस बात का कोई भरोसा नहीं था कि आथा ऐसा करने का प्रयास करेगा। माको ने सोच समझकर अपनी सर्वश्रेष्ठ रणनीति बनाई थी, भले ही इसके लिए उसे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा हो, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आथा को उसके नुकसान की भरपाई करनी होगी। तो तुम कह रहे हो कि तुम मेरी कोई भी शर्त स्वीकार करने के लिए तैयार हो? आथा माको ने पूछा। उसकी भौहें प्रत्याशा में उठी हुई थीं। माको ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह जो सबसे छोटी शर्त स्वीकार करेगा वह $1 बिलियन की अत्यधिक राशि होगी। आथा की आंखों में दृढ़ निश्चय दिखा रहा था कि वह जोखिम उठाने के लिए तैयार था। हालांकि माको को इस बात की अनिश्चितता थी कि आथा पैसे कहां से जुटाएगा, लेकिन वह जानता था कि इस शर्त के परिणाम विनाशकारी होंगे। आथा कुचला जाएगा, अपने पैर जमाने में असमर्थ होगा और यहां तक कि खाने के लिए संसाधन भी सुरक्षित नहीं कर पाएगा। $1 बिलियन मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आथा ने एडम की ओर मुड़ते हुए कहा। अगर श्री एडम इस बार दांव बढ़ाना चाहते हैं तो मैं विनम्रतापूर्वक स्वीकार करूंगा। मुझे यकीन है कि इतनी छोटी राशि आपके जैसे व्यक्ति के लिए बहुत कम मूल्य की है ना? आथा की चुनौती सुनकर एडम भड़क गया। $1 बिलियन निश्चित रूप से उसके लिए कोई छोटी राशि नहीं थी, लेकिन जब एक दुस्साहसी युवक ने उसे इतनी राशि के साथ चुनौती देने की हिम्मत की तो उसने चुप रहने से इनकार कर दिया। इतना घमंडी मत बनो आथा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास इस शर्त को वापस करने के लिए पैसे हैं, या तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? उसने मजाक करते हुए कहा। मैं तुम्हें ये गारंटी देने का मौका दे रहा हूं कि इस बार सभी शर्तें और कार रेस कानूनी और निष्पक्ष रूप से आयोजित की जाएंगी, आथा ने शांत और आश्वस्त होकर जवाब दिया। माको ने उस दिन उनकी शर्त में शामिल होने के लिए एक वकील की व्यवस्था की थी, और एक पुरुष वकील जल्द ही उनके हस्ताक्षर करने के लिए विभिन्न दस्तावेजों के साथ आ गया। चलो शर्त को $2 बिलियन बनाते हैं, एडम ने आथा को उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए कहा, यह अनुमान लगाते हुए कि इतनी बड़ी राशि उसे कांपने और बेहोश कर देगी। हालांकि आथा शांत रहा और अपनी सहमति में सिर हिलाया। बेशक एडम, जिस अनुबंध पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे उसमें 2 शर्तें थीं, शर्त की राशि और अगर हारने वाला हार जाता है तो उन्हें भीड़ के सामने विजेता के सामने झुकना होगा और विजेता स्थान का चयन करेगा। आथा ने बिना किसी हिचकिचाहट के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और जब उसने आवश्यक राशि जमा कर दी तो एक घंटी ने पैसे के सफल हस्तांतरण का संकेत दिया। एडम ये देखकर चौंक गया कि आथा ने वास्तव में धन हस्तांतरित कर दिया था। क्या तुम किसी बैंक में छापा मार रहे हो, बदमाश? फिर वह अपने वकील की ओर मुड़ा। सत्यापित करें कि यह पैसा वैध है और यदि कोई संदेह है तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। उस दिन कार रेस के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के बाद वे दौड़ शुरू करने के लिए उत्सुक थे। दौड़ के 3 दौर थे, जिसमें पहले दौर में माको के किराए के रेसर, जो शहर में दूसरे नंबर पर था, का मुकाबला आथा की तरफ से किसी से था। दूसरे दौर में माको का मुकाबला आथा की तरफ से किसी से था, और अंतिम दौर निर्णायक था जहां माको का सबसे अच्छा रेसर आथा के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेगा। फिर भी माको को भरोसा था कि वह 2 राउंड में रेस पूरी कर लेगा, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका ड्राइविंग कौशल आथा के किसी भी ड्राइवर से बेहतर है। पहले दौर की दौड़ शुरू होने वाली थी और 2 कारें पहले से ही ट्रैक पर लाइन में खड़ी थीं। दौड़ में 50 चक्कर शामिल थे और दौड़ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने वाली किसी भी कार के चालक को तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आथा पहले रेसर बीटा के पास गया, जो उसका एक अंगरक्षक था और एक कुशल रेसर भी था। बॉस, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, बीटा, जिसका एकमात्र नाम उसका कोडनेम था, ने दृढ़ता से कहा। एडना आथा के लिए एक रेसर खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे यह मुश्किल लग रहा था क्योंकि माको ने सभी संभावित पहुंच को अवरुद्ध कर दिया था। बहुत विचार विमर्श के बाद उन्होंने अंततः आथा के अंगरक्षकों को शामिल करने का फैसला किया, जो आश्चर्यजनक रूप से कार रेसिंग में कुशल थे। बेटा, ज्यादा चिंता मत करो, खुद को जोखिम में डाले बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। हमारे पास 3 मौके हैं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आथा ने शांति से कहा। नहीं बॉस, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया तो मुझे शर्म आएगी, बीटा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। आथा और एडना और अन्य अंगरक्षकों ने पहले दौर की दौड़ शुरू होते ही दर्शक क्षेत्र में अपनी सीटें ले लीं। कुछ सेकंड के बाद उल्टी गिनती शुरू हुई और स्टार्टर की बंदूक की आवाज पर दोनों कारें चल पड़ीं। ये सामग्री सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 नोवेल ड्रामा ऑग
अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस, साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, अजय आर्थ गार्डनर, अध्याय 64, 0 तक उल्टी गिनती गुना विशेष प्रस्तावों के साथ नॉवेल बिन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbin.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें। अजय आर्थ गार्डनर C64, 0 तक उल्टी गिनती, अध्याय 64, 0 तक उल्टी गिनती। कार रेस के पहले दौर के परिणाम आर्थ की तरफ से करारी हार में समाप्त हुए। बीटा वास्तव में माको द्वारा तैयार किए गए रेसर कौशल के साथ नहीं रह सका और इस परिणाम से आर्थ एक अंक पीछे रह गया। आर्थ फिर बीटा की ओर बढ़ा, जो निराश भाव से कार से बाहर निकला था। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बावजूद वह फिर भी पीछे रह गया। आपका प्रतिद्वंद्वी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आपने शानदार लड़ाई लड़ी, आर्थ ने आश्वस्त करते हुए कहा। बॉस, मैं आपको निराश करने के लिए क्षमा चाहता हूं, बीटा ने कहा। नहीं, कोई चिंता नहीं, आर्थ ने शांति से उत्तर दिया, और फिर उसने माको और एडम का सामना किया, जो उसकी ओर बढ़ रहे थे। आर्थ, माको ने संतुष्टि में अपने हाथों से ताली बजाते हुए कहा। ये पता चला है कि आप वास्तव में भोले थे, बिना ये जाने कि मैं कितना तैयार और अनुभवी था, मूर्खतापूर्ण तरीके से मेरे खिलाफ दांव लगा रहे थे। माको ने अपनी योजना के सफल होने पर जोर से हंसा। माको खुश था, उसे लग रहा था कि एक और जीत उसके हाथ में है। दूसरे दौर में आगामी कार रेस के साथ उसे यकीन था कि वह जीत जाएगा, क्योंकि वह जानता था कि आर्थ के पास केवल उसके अंगरक्षक थे जो कद में बड़े थे, लेकिन उसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए वास्तविक बुद्धिमत्ता की कमी थी। इसके अलावा अगर माको हार भी जाता तो भी उसने तीसरे राउंड में आर्थ को चुनौती देने के लिए शहर के सबसे अच्छे रेसर को पहले ही तैयार कर लिया था। वह लगभग अपनी जीत का स्वाद चख सकता था। एडम, माको के पिता, धीरे धीरे आर्थ और एडना की ओर बढ़े, अपनी बाहें क्रॉस की और फिर धीरे से अपना सिर हिलाया, जैसे कि वह अपने सामने वाले व्यक्ति की मूर्खता को सहन करने में असमर्थ हो। तुम न केवल युवा और अनुभवहीन हो, बल्कि जल्दबाज और मूर्ख भी हो, उसने निराशा से भरी आवाज में कहा। ये शर्म की बात है कि इतनी सभ्य लड़की तुम्हारे बगल में खड़ी है। वह उसे छोड़ देगी जब उसे पता चलेगा कि वह कितना गरीब है, माको ने अपने पिता के कथन को पूरक बनाया। एडना, जो उनकी बातें सुन रही थी, जल्दी से आर्थ के पास गई और उसके दाहिने हाथ को अपने हाथ में ले लिया। मुझे नहीं लगता कि मेरा बॉस आर्थ उतना नम्र है जितना तुम उसे बना रहे हो, उसने कहा। वह सिर्फ आपकी चिढ़ाने का बदला न लेकर विनम्र बने रहने की कोशिश कर रहा है, और आपको बाद में बदला लेने की उम्मीद करनी चाहिए जब आप अपने अहंकार के लिए वास्तव में अपमानित होंगे। एडना, जो उस समय तक चुप थी, आर्थ के प्रति उनकी निरंतर घटिया टिप्पणियों से बहुत आहत थी। यदि आवश्यक हो तो वह उनके सामने खड़ी होने और यहाँ तक कि कठोर रूप से बोलने के लिए तैयार थी। एडम ने अपने सामने खड़े दो लोगों को गुस्से से घूरा, फिर एक तरफ थूक दिया। फिर वह माको की ओर मुड़ा, उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। जल्दी करो और इस बेवकूफ दौड़ को खत्म करो, माको। इस कूड़े को ऐसा सबक सिखाओ कि वह अपनी कब्र तक साथ ले जाएगा। चिंता मत करो पिताजी, माको ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। मैं अभी यही कर रहा हूँ। एडम आर्थ के व्यवहार से क्रोधित था। किसी कारण से वह एक महिला को सुंदर और एडना ने उसके साथ ऐसा किया। उसे यकीन था कि एडना सिर्फ एक भुगतान वाली साथी थी, जिसे सिर्फ दिखावे के लिए इस कार्यक्रम में आने के लिए कहा गया था। अरे तुम, एडम ने एडना से कहा, मैं तुम्हें इस कूड़े की कीमत से दुगना भुगतान करूंगा, इसलिए उसे छोड़ो और अभी हमारे साथ आओ। उसके शब्दों पर आर्थ तेजी से आगे बढ़ा और एडम की शर्ट का कॉलर पकड़ा, उसे अपने पंजों पर उठाया और उसकी आंखों में देखा। तुम जितना चाहो मेरा अपमान कर सकते हो, लेकिन मेरी मौजूदगी में एडना का अपमान करने वाली कोई बात मत कहो, उसने दृढ़ता से कहा। अरे तुम, माको ने आर्थ पर गुस्से से चिल्लाया, उसकी आंखों में अपने पिता के व्यवहार पर आक्रोश चमक रहा था। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन आर्थ के अंगरक्षक ने उसका रास्ता रोक दिया। एक तरफ हटो, तुम मूर्ख, उसने गुर्राहट के साथ कहा। आर्थ ने बहुत दृढ़ता से कहा, उसका लहजा उसके पिता के जीवित रहते हुए के लहजे जैसा था, जिससे एडम असहज महसूस कर रहा था। तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह हो, गंदी भाषा और निस्वार्थ, एडम ने कहा। आर्थ ने एडम की शर्ट के कॉलर पर से अपनी पकड़ ढीली की और कहा, मेरे गुस्से से पहले ही मुझसे दूर हो जाओ। चलो इस कार रेस को खत्म करते हैं, और अगर तुम फिर भी संतुष्ट नहीं हो तो मैं तुम्हारी एक और चुनौती स्वीकार करूंगा। आर्थ के अंगरक्षकों की मौजूदगी देखकर एडम गुस्से से उबल पड़ा। अगर उसे अंगरक्षकों के बारे में पता होता तो वह अपने साथ और अंगरक्षकों को लेकर आता। क्या बेवकूफ़ है, वह अपनी पत्नी की ओर मुड़ने से पहले चिल्लाया। बस अगली बार तक इंतजार करो बेवकूफ़, उसने अपने कंधे पर चिल्लाया। माको ने आर्थ को घृणा भरी नज़र से देखा। मुझे यकीन है कि तुम सपना देख रहे हो अगर तुम्हें लगता है कि यह मूर्ख अंगरक्षक मुझे कार रेस में हरा सकता है, उसने आगे कहा, आत्मविश्वास से ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए, क्योंकि दोनों कारें पहले से ही रेसिंग के अगले दौर के लिए तैयार हो रही थीं।
एको, जो आथा की तरफ से कार रेस के दूसरे दौर में प्रतिस्पर्धा करने वाला था, एक पूर्व जंगली रेसर था जो अब एक अंगरक्षक है। वह सीधा और सीधा खड़ा था और उसका चेहरा सख्त था। वह आथा जितना ही लंबा लग रहा था, उसका शरीर उतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी सूखी मांसपेशियों में ताकत झलक रही थी। बॉस, उसने कहा, उसकी आवाज़ दृढ़ और अडिग थी, क्या मुझे उस आदमी को कुचलकर इस ट्रैक पर दुर्घटनाग्रस्त कर देना चाहिए? आथा ने अपना सिर हिलाया। मैं नहीं चाहता कि हम अभी पुलिस के पास जाएं। मेरे पास माको के लिए दूसरी योजनाएं हैं और मैं उसे शर्मिंदा करने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूं। आपको बस ये सुनिश्चित करना है कि आप उसे रेस में हरा सकें। इको ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं आपको निराश नहीं करूंगा बॉस, मैं अपनी जान देकर भी ऐसा करूंगा। फिर वह अपनी रेसिंग कार की ओर बढ़ा। अल्फा, आथा के पास खड़े होकर टिप्पणी की, इको वास्तव में भरोसेमंद है बॉस। वह अक्सर खतरनाक दिया जाता है अपने ड्राइविंग कौशल के कारण, उन्हें एस्टन से काम मिल गया। वह सिर्फ एक अच्छा रेसर ही नहीं है बल्कि साहसी भी है। आथा ने धीरे से अल्फा के आकलन से सहमति में सिर हिलाया। आथा को यकीन था कि एको रेस जीतेगा, क्योंकि यह स्पष्ट था कि माको सिर्फ एक अमीर व्यक्ति था जो सिर्फ लोगों को प्रभावित करने के लिए गाड़ी चलाता था, न कि किसी असली प्रतिभा के कारण। उल्टी गिनती शुरू हुई और दोनों कारें तेज धमाके के साथ आगे बढ़ीं, टायर डामर से टकरा रहे थे। माको की कार में उल्लेखनीय पिकअप था और यह जल्दी ही इको से आगे निकल गई, लेकिन प्रत्येक मोड़ पर इको की कार असाधारण रूप से संतुलित और कुशलता से संचालित साबित हुई। 3 लैप के बाद इको माको से आगे निकलने में कामयाब हो गया और जल्द ही उसे धूल चटा दी। कुछ ही क्षणों बाद इको की जबरदस्त जीत के साथ रेस समाप्त हो गई। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, अजय आथा गार्डनर, अध्याय 65 समापन के लिए तैयार होना गुना विशेष ऑफर के साथ नोवेलबन स्टोर में आपका स्वागत है। प्रोमो कोड का उपयोग करें 6B95HKJN पर उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbun.store पर जाएं। खरीदारी का आनंद लें। अजय आथा गार्डनर C65 फिनाले के लिए तैयार हो रहे हैं। अध्याय 65 फिनाले के लिए तैयार हो रहे हैं। माको अपने चेहरे पर एक तिरस्कार के साथ कार से बाहर निकला। उसे यकीन था कि आथा ने किसी तरह से धोखा दिया है। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे इको जैसे अंगरक्षक के पास ऐसे उत्कृष्ट ड्राइविंग कौशल हो सकते थे। एडम माको के पास गया, ये जानने के लिए कि वह क्यों हार गया। ऐसा नहीं हो सकता, आप ड्राइविंग में बहुत अच्छे हैं, एडम ने माको से कहा, फिर इको की ओर इशारा करते हुए। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आपको उसके जैसे किसी व्यक्ति से हराया जाना चाहिए था। तुम लोग बहुत हारे हुए हो। तुम मुझे, एक साधारण अंगरक्षक को भी नहीं हरा सकते, और अब तुम अपनी हार के लिए बहाने खोजने की कोशिश कर रहे हो। उसे यकीन था कि वह इस दूसरे राउंड में जीत जाएगा, लेकिन उसकी कार सामान्य से धीमी चल रही थी। तुमने तीसरे राउंड के लिए नंबर 1 पेशेवर रेसर को काम पर रखा है ना माको? एडम ने खुद को आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ पिताजी, माको ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। कोई रास्ता नहीं है कि आथा उस रेसर को हरा सके जिसे मैंने काम पर रखा है। वह शहर का सबसे अच्छा कार रेसर है और वह आथा को इतनी बुरी तरह से कुचल देगा कि वह हमें फिर से परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। कई मिनटों की तैयारी के बाद दोपहर की दौड़ के आखिरी राउंड के लिए 2 कारों को तैयार किया गया था। वे अब ट्रैक पर पंक्तिबद्ध थीं। आथा आत्मविश्वास से अपनी सुपर लिमिटेड एडिशन कार की ओर बढ़ा और जैसे ही वह उसमें बैठने वाला था, उसने देखा कि एक लंबे सुनहरे बालों वाला आदमी दूसरी कार के पास खड़ा था। उसका नाम बेनो था। अरे तुम, बेनो ने आथा से कहा, क्या तुम मुझसे रेस करने की कोशिश में कुछ ज्यादा ही आश्वस्त नहीं हो रहे हो? मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। तुम उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए हो जिसने तुम्हें काम पर रखा है, आथा ने अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठते हुए कहा। ये तुम्हें दूसरों को बिना उचित मौका दिए बहुत जल्दी कम आंकने पर मजबूर कर रहा है। बेनो ने आथा की कार के पास जाकर पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैं तुम्हें रेस में आगे निकलने के लिए 2 मिनट का समय दूंगा और मुझे उम्मीद है कि मैं अपना इंजन स्टार्ट करके तुम्हें ओवरटेक करने में सक्षम होने से पहले तुम दुर्घटना का शिकार नहीं होगे और अपनी कार को नष्ट नहीं करोगे। नोवेल ड्रामा ऑग के पास टेक्स्ट सर्वाधिकार कॉपीराइट अधिकार हैं। आथा ने फिर अपनी कार का इंजन स्टार्ट किया और इंजन की मधुर मधुर आवाज़ हवा में भर गई। तुम जो चाहो करो, उसने खारिज करते हुए कहा। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बेनो ने आथा को भड़काने की कोशिश करते हुए कहा। क्या तुम बहुत देर से सो रहे हो यार? मुझे लगता है कि तुम जागते हुए भी सपना देख रहे हो। तुम्हारे दिमाग में ज़रूर कुछ गड़बड़ है। क्या तुम नहीं जानते कि एक पेशेवर रेसर को मेरे स्तर तक पहुंचने के लिए कितनी कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है? मुझे लगता है कि तुम इतने मूर्ख हो कि अपने धन के साथ इतना घमंडी हो। बेनो स्पष्ट रूप से नाराज था जब उसने आथा को बेहतरीन प्रदर्शन वाली एक बेहद खास और महंगी कार चलाते देखा। अंदर ही अंदर वह चाहता था कि वह उसका मालिक होता, लेकिन वह समझ गया कि एक अच्छी कार बेकार है अगर उसे कोई शौकिया चला रहा हो। मुझे यकीन है कि मैं अपनी पीठ के पीछे एक हाथ रखकर भी तुम्हें हरा सकता हूँ।
क्या तुम मेरे कौशल का परीक्षण करना चाहते हो? मैं तुम्हें कुछ बाधाएं भी दे सकता हूं और अगर तुम फिर भी हार गए तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे कार दे दोगे। आर्थर ने गैस पर पैर रखा, जिससे इंजन और भी तेज हो गया, और वह एक फीकी मुस्कान बिखेरता हुआ बोला, नहीं धन्यवाद, उसने कहा। मैं तुम्हारे साथ शर्त नहीं लगाना चाहता, अगर मैं जीत भी गया तो मुझे इससे कुछ नहीं मिलेगा। बेनो अपने सामने खड़े आदमी के दिखावटी लेकिन मूर्खतापूर्ण प्रदर्शन को देखकर खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। वह जिस आलीशान कार को चला रहा था वह निश्चित रूप से प्रभावशाली लग रही थी, फिर भी उसे नहीं पता था कि इसकी क्षमता को अधिकतम कैसे किया जाए। बेनो ने खुद से सोचा कि एक कुशल ड्राइवर इस तरह की कार के साथ बहुत कुछ कर सकता है। उसे ड्राइवर की सीट और स्टीयरिंग व्हील पर नियंत्रण रखने का जुनून था, क्योंकि वह रेस कार ड्राइवर बनने के लिए ही पैदा हुआ था। आप क्या कहते हैं? उसने सुझाव दिया, अगर आप जीतते हैं तो मैं अपने जीवन के बाकी समय के लिए आपका निजी ड्राइवर बन जाऊंगा और आपको मुझे वेतन भी नहीं देना पड़ेगा, यानी अगर आपके पास वास्तव में वह धन है जिसके बारे में आप सोचते हैं। बेनो ने पूरे आत्मविश्वास के साथ आर्थर को शर्त लगाने की चुनौती दी। वह अधिक धन कमाने के अवसर को जब्त करने के लिए उत्सुक था। उसने इसे एक सुपर लिमिटेड एडिशन कार के इनाम के साथ थोड़ा मज़ा करने का मौका माना। क्या आप वाकई एक पेशेवर रेसर के रूप में अपना पेशा छोड़ने के लिए तैयार हैं और अपने जीवन के बाकी समय में केवल मेरी सेवा करेंगे? आर्थर ने धीरे से कहा, बेनो की नज़रों से नज़रें नहीं मिलाते हुए। हाँ ज़रूर, लग्जरी कार चलाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर आप मुझे अपने काम के हिस्से के रूप में ऐसा करने की अनुमति दे सकते हैं तो यह मेरे लिए पर्याप्त होगा। बेनो ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है, यह एक सौदा है। आर्थर ने शांति से कहा, बस मुझसे वादा करो कि तुम निष्पक्ष रूप से रेस करोगे, अन्यथा मैं इस आखिरी राउंड का आनंद नहीं ले पाऊंगा। हाँ, यह आपकी अपनी इच्छा है, बेनो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेनो खुश था कि उसके चतुर धोखे ने उस आदमी को पूरी तरह से बेवकूफ़ बना दिया था। ये सरासर मूर्खता का काम था। एक पेशेवर रेसर को चुनौती देना बेतुकापन से परे था। फिर वह उत्सुकता से अपनी कार में कूद गया और जल्दी से इंजन चालू कर दिया। एक उज्ज्वल हंसमुख मुस्कान के साथ वह आर्थर की ओर मुड़ा और आत्मविश्वास से घोषणा की, वह बुगाटी जल्द ही मेरी होगी। मार्को और एडम उत्सुकता से अंतिम कार रेस की शुरुआत का इंतजार कर रहे थे, आर्थर की बेइज्जती देखने के लिए उत्सुक थे। मार्को एडना को भी दूर ले जाकर उसके लिए इसे और भी बदतर बनाने के लिए दृढ़ था। ये पहले से ही स्पष्ट है कि विजेता कौन होगा, एडम ने एक आत्मसंतुष्ट नज़र के साथ कहा। हाँ, ये पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका होना चाहिए। काश आर्थर जैसे और लोग होते तो हम उनका फ़ायदा उठाकर और भी अमीर बन सकते, मार्को ने ज़ोर से घोषणा की। उसकी आवाज़ एडना तक पहुंची, जो आर्थर के अंगरक्षकों के पास बैठी थी। कार रेस की उल्टी गिनती शुरू होने वाली थी। 3, दोनों कारें, दोनों के इंजन तेज़ गति से चल रहे थे और मधुर गर्जना कर रहे थे, रेस शुरू करने के लिए तैयार थीं। होस्ट, क्या आप अपने ड्राइविंग कौशल को विशेषज्ञ में अपग्रेड नहीं करना चाहते? आपके पास निश्चित रूप से ऐसा करने के लिए पर्याप्त वीआईपी पॉइंट हैं। आर्थर ने जवाब में धीरे से अपना सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति उसके संदेह को दर्शाती थी। मुझे पता है कि बेनो एक पेशेवर रेसर है, उसने शुरू किया, लेकिन मैं इस रेस का आनंद लेना चाहता हूँ। इसलिए मैं केवल अपने एडवांस ड्राइविंग कौशल का उपयोग करके जीतने की कोशिश करने जा रहा हूँ। साथ ही अगर मैं जीतने में कामयाब हो जाता हूँ तो मुझे अक्सर ड्राइविंग कौशल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, है ना? मैं एक पेशेवर रेसर रखूंगा जो मेरा निजी ड्राइवर होगा। ये बहुत ही स्मार्ट प्लान है। होस्ट, चुप रहो। सिस्टम। उल्टी गिनती खत्म हुई और गोलियों की आवाज़ के साथ कार रेस का आखिरी राउंड शुरू हुआ। विजेता कौन बनेगा? अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस, साइट मैप दान करें।